प्लेटो के संबंध में हम बात कर रहे थे। प्लेटो के अनुसार एक है प्रत्यय जगत, यह जगत यथार्थ है और इस जगत का सृष्टा है ईश्वर। दूसरा है वस्तु जगत, वस्तु जगत यथार्थ का अनुकरण है और बढ़ई इसका निर्माता है। तीसरा वे कहते हैं कला जगत, कला जगत वस्तु जगत का अर्थात अनुकरण का अनुकरण है और कलाकार इसका अनुकर्ता है। इस प्रकार प्लेटो मानते हैं कि कला यथार्थ जगत से त्रिधा अपेत है अर्थात तीसरे स्थान पर है, इसलिए सर्वथा मिथ्या है और अनुपयोगी है। होमर जैसे महाकाव्यकार की कृति को पढ़ने, सुनने या देखने से अच्छे नागरिकों का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए प्लेटो कला को आदर्श राज्य में स्थान देने के पक्षधर नहीं हैं। प्लेटो के अनुसार होमर के महाकाव्यों में देवताओं का चरित्र जैसा चित्रित है वह असत्य भी है और अनुचित भी। उनसे मनुष्य को कोई सत्प्रेरणा नहीं मिल सकती। दूसरा वे कहते हैं होमर आदि के काव्य में ऐसे स्थल आए हैं जो पाठकों श्रोताओं के मन में भय उत्पन्न करते हैं। काव्य ऐसा होना चाहिए जो नवयुवकों में शौर्य की भावना भरे और मृत्यु की लालसा जगाए। इसके बाद वे कहते हैं होमर के काव्य में ऐसे उत्सवों का वर्णन है जिनमें भोग और विलास की कामना उत्तेजित होती है। इस प्रकार के वर्णन शुद्धता, सात्विकता और संयम में बाधक हैं, इसलिए वे त्याज्य हैं। काव्य में ऐसी भी कहानियां आई हैं जिनमें हम देखते हैं सज्जन दुख भोगते हुए दिखाए जाते हैं और दुर्जनों को सुख भोगते हुए दिखाया जाता है। युवकों पर ऐसी कहानियों का प्रभाव भी अनिष्टकारी ही होगा। एक और बात प्लेटो कहते हैं कि अभिनेता नाटकों में नाटकीय पात्रों का अभिनय करते हैं। पात्र अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। प्लेटो के अनुसार लगातार बुरे पात्रों का अनुकरण करने से अभिनेताओं में भी बुराइयां आ जाती हैं। प्लेटो के अनुसार त्रासदी में कलह, हत्या आदि और सुखांतकों में विद्रूपता, अभद्रता आदि देखने सुनने को मिलती है। दर्शक और श्रोता के मन में इन्हें देख करके निकृष्ट भाव उदित होते हैं। दूसरों के सामने आंसू बहाने और रोने बिलखने से वीरता का भाव आच्छन्न होता है और कभी कभी वह उच्छिन्न हो सकता है अर्थात वीरता का भाव समाप्त हो सकता है। इसी प्रकार प्रहसनपन भी दर्शकों के आचरण की गंभीरता को धीरे धीरे क्षीण करता है। इसलिए चाहे सुखांतक हो या दुखांतक, प्लेटो के अनुसार काव्य त्याज्य है। प्लेटो के अनुसार कोई व्यक्ति जीवन में गंभीरता से काम करे और नाटक में हल्केपन से यह नहीं हो सकता है। अर्थात नाटकों में क्षुद्र अभिनय करने से जीवन में भी वह हल्कापन आ जाता है। इसके बाद प्लेटो कहते हैं प्राज्ञ और प्रशांत व्यक्ति सदा एक रस रहते हैं, अतः उनका अभिनय नहीं किया जा सकता। अभिनेता के लिए उनका अनुकरण करना सरल नहीं है और न ही सहृदय उसका आस्वाद ले सकते हैं। प्लेटो के अनुसार काव्य और नाटक अंतर प्रेरणा अर्थात भावों के उच्छलन से उत्पन्न होते हैं, तर्क से नहीं। और प्लेटो तर्क निरपेक्ष कोई भी वस्तु ग्राह्य नहीं मानते, इसलिए काव्य नाटक में तर्क न होने के कारण वे ग्राह्य नहीं है। प्लेटो के अनुसार भावमूलक होने के कारण काव्य भाव को ही उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं। काव्य मनोवेगों का पोषण और सेचन करता है, इसलिए काव्य त्याज्य है। प्लेटो के अनुसार कुछ लोग काव्यगत असत्य का समाधान यह कहकर करते हैं कि काव्य अन्योक्ति होता है, इसलिए उसमें कोई अनुचित्य नहीं, क्योंकि वह असत्य से सत्य
पर जाने का मार्ग है, परंतु प्लेटो का मानना है कि बालकों और नवयुवकों में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे अन्योक्ति और यथार्थ में भेद कर सकें। प्लेटो के अनुसार इस प्रकार काव्य और नाटक स्वीकार्य नहीं है, वे नाटक के और काव्य के घोर विरोधी हैं। वे कवियों को अपने आदर्श राज्य से निकाल देने तक का प्रस्ताव कर बैठते हैं, पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि वे केवल ऐसे काव्य का विरोध करते हैं जो नागरिकों में भीरुता, निर्बलता, अनैतिकता का संचार करता है, जो उन्हें सत्य और शिव से हटाकर असत्य और अशिव की ओर ले जाता है। प्लेटो के लिए वह काव्य पूर्णतः ग्रहण करने योग्य है जिसमें देवी की स्तुतियाँ हों तथा प्रसिद्ध पुरुषों के गुणगान हों। प्लेटो मानते हैं कि काव्य की शक्ति अपरिमित है और काव्य की इसी शक्ति से परिचित होकर के वे देख चुके थे कि होमर के महाकाव्य एथेंस की शिक्षा का अनिवार्य अंग हैं और अनेक नाटककारों के नाटक भी रंगमंच पर अभिनीत होते थे, जिन्हें देखकर पाठक और दर्शक अपनी सुध-बुध खो बैठते थे। इस प्रकार प्लेटो की ये मान्यताएं काव्य के संबंध में और नाटक के संबंध में, परंतु उनकी ये आपत्तियां सर्वथा निर्दोष नहीं हैं।